स्वागत है बच्चों के सोनी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका। आइए आज हम लोग 9वें टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। ओके, 9वें टेस्ट में पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कौन सा एप्लीकेशन इसमें नहीं आता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंसेस, बिल्कुल करेक्ट। हम SRP देख करके ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में और SOP देख करके रिड्यूसिंग पावर के बारे में सब्सटेंस का जानकारी ले लेते हैं कि किसकी रिड्यूसिंग पावर या किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। वो SRP SOP के आधार पर हम काउंट करते। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। दूसरा, करेक्ट टू प्रेडिक्ट एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब हम एसिड से रिएक्शन करते हैं मेटल का, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मेटल की रिएक्टिविटी हमारी घटने लगती है। जाहिर सी बात है कि अगर वो एसिड से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस का जो एवोल्यूशन है वो कम होने लगेगा। रिएक्टिविटी घटने के साथ हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन कम होने लगता है। तीसरा, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, करेक्ट टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, यह भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दो इलेक्ट्रोड को ऐड करते हैं, उनके पोटेंशियल को ऐड करते हैं, पोटेंशियल को ऐड करके हम सेल बनाते हैं और उस सेल का सेल पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। तो अगर उस सेल का EMF पॉजिटिव होता है तो सेल वो रिएक्शन कर रहा होगा, सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और सेल का जो रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का EMF पॉजिटिव आता है, इट मीन्स कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि अगर E पॉजिटिव होगा तभी उसका डेल्टा G निगेटिव होगा बेटा। ओके, तो तीसरा वाला भी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। वो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, या कौन सपोर्ट नहीं करता, या कौन चीज़ किस चीज़ का हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो चौथे में कह रहे साहब टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट। तो जो अमाउंट, अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप जब देखेंगे किसका SOP किसका SRP ज़्यादा है, किस आयन का, तो किसका SRP किसका SOP ज़्यादा है, इस आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कौन आयन कैथोड पर जाएगा और कौन आयन एनोड पर जाएगा। लेकिन कितना जाएगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम नहीं पता करते। इसे पता करने के लिए हम फैराडेज लॉ पढ़ते हैं। फैराडेज लॉ जो है ये क्वांटिटी बताता है कि कोई भी कंपोनेंट कितना इलेक्ट्रोड या कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे सवाल के अकॉर्डिंग वो फोर्थ, और इनकरेक्ट कह सकते हैं फोर्थ। मतलब कह रहे हैं साहब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कह रहे साहब इनमें कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया हम लोग। कह रहे हैं व्हिच इक्वेशन गिव्स रिलेशन, सामने आपके सवाल है, आप देखते रहिए। कह रहे हैं व्हिच इक्वेशन गिव रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कह साहब इन चारों में कौन इक्वेशन रिलेशन बताता है, किसके बीच, सेल के E के बीच, सेल के E0 के बीच, ये रिलेशन आप देख रहे हैं। ये रिलेशन कौन सा है, इक्वेशन कौन सा है, ये है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन गिव रिलेशन बिटवीन E0 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेल रिएक्शन। क्लियर। तो अगर साहब E में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंसंट्रेशन में, यहाँ से आप KQ से क्या है कंसंट्रेशन ही तो निकालते हैं। अगर आप KQ को हटा दें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
यहां रखेंगे एनोडिक कंसंट्रेशन अपान कैथोडिक कंसंट्रेशन। ठीक है, स्पष्ट? तो देखिए कंसंट्रेशन हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, ई नॉट हुआ और ई, ये रिलेशन कौन इक्वेशन देता है? नस्ट इक्वेशन देते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाए भैया, थर्ड क्वेश्चन पर। कह रहे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक Zn में जा रहे हैं और Ag आयन Ag में जा रहे हैं, जिंक आयन जिंक में जा रहा है। इसकी वैल्यू है 0.763 वोल्ट। ठीक है, और यहीं पर जो सिल्वर की वैल्यू दी गई है, Ag आयन Ag में जा रहे हैं -0.763 वोल्ट, नहीं 0.799 वोल्ट है, 0.799 वोल्ट। क्लियर? कह रहे साहब बताओ इससे जो सेल बन रहा होगा, अगर हमें 2 इलेक्ट्रोड सिर्फ दिया जाए और उन दोनों इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल हमसे पूछा जाए, तो उन दोनों सेल हाफ सेल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आप ऐड करें, ये देखें कि इन दोनों में कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा। कैथोड कौन बनेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आप ध्यान दें, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखिए माइनस में है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस में है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या बनेगा? कैथोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड बनेगा। तो इसे हमें तब क्या बनाना होगा? एनोड। तो जब एनोड बनाना होगा तो इसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, जबकि इसका दिया क्या गया है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो इसको आप पलट देंगे बेटा। ठीक, अब आप यहां से ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट, 0.763 वोल्ट, और इसकी वैल्यू है 0.799 वोल्ट। इनको आप जोड़ देंगे 1.56 वोल्ट निकल करके आएगा ई नॉट ऑफ द सेल। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज रिलेटेड विद सेल पोटेंशियल E बाई डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ध्यान दें, सेल रिएक्शन ही नहीं, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा बेटा जब उसका डेल्टा जी क्या हो? निगेटिव हो। क्लियर बात? और सबको ये बात पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू -NFE के होता है। अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा -NF और ये E है, तब इसका E कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी उसका निगेटिव हो और सेल का जो पोटेंशियल है E, ये वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। अगर ये दो कंपोनेंट अपने साइन पर रहते हैं, E पॉजिटिव हो डेल्टा जी निगेटिव हो, तब उस केस में सेल रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। स्पष्ट हुई बातें? तो इसमें
ई पॉजिटिव होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भैया, 5वें सवाल पर। पांचवें क्वेश्चन पे 5वां सवाल आ गया। कह रहे हैं व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सामने सवाल लिखा है, हम अपने क्वेश्चन पेपर से पढ़ रहे हैं, आप ऊपर देखिएगा। कह रहे व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन AX से पास करा रहे हैं। इक्वल नंबर ऑफ कूलम्ब और एंड BX2, ठीक है। एंड इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B डिपॉजिटेड आर Y एंड Z। तो पहले तो आप ये जान लें, ये A प्लस और X माइनस में जाएगा, ये B प्लस प्लस में जाएगा और X माइनस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो A का चार्ज कितना है 1 और B का चार्ज कितना है 2। यहाँ पे अगर आप इसका X देखें तो 2 है और इसका X देखें तो 1 है, ये N फैक्टर है। क्लियर बात। और इनके जो मोल डिपॉजिट हो रहे हैं Na, ये लिया गया है Y, और इसका जो Nb मोल डिपॉजिट हो रहा है वो कितना लिया गया है Z। सवाल को आप देख लें, अच्छे से समझ लें, दोनों में इक्वल कूलम्ब पास कराया जा रहा है। फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू डिपॉजिटेड मोल इंटू X इंटू F के, फार्मूला यही तो है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो हो जाएगा Na इंटू X इंटू F हुआ, ठीक है। और ये A का X, यही Q इक्वल टू होगा NB इंटू XB इंटू F। स्पष्ट। दोनों के चार्ज को हम सेम कर दे रहे हैं। जब आप दोनों के चार्ज को सेम करोगे बेटा तो ये होगा Na इंटू X इंटू AF इक्वल टू NB इंटू XB इंटू F। क्या हो गया, कैंसिल। A का मोल कितना है Y, ठीक है, और इसका चार्ज कितना है 1। B का मोल कितना है Z और इसका चार्ज कितना है 2। तो Y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2Z के। इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है Y इक्वल टू 2Z के। यस, कौन सा मैच कर रहा है भैया, D मैच कर रहा है। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, D आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान से आप सवाल को देख ले, बिल्कुल हम किनारे हो जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ले लिया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें सवाल पर कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहे कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कह रहे ई ऑफ द सेल एंड डेल्टा जी ऑफ द सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गलत। ई ऑफ द सेल एंड डेल्टा जी ऑफ द सेल रिएक्शन बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गलत। सेल का जो ई होता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जबकि डेल्टा जी क्या होता है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये बात थर्मो में पढ़ाया जाएगा या पढ़ चुके होंगे थर्मो में कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिन्हें आप डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट या एडिशन नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती जिन्हें आप डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं, जो मास और साइज पर डिपेंड करते हैं। डिटेल में ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, इसमें आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आए, 8वें सवाल पर, 8वें नहीं 7वें सवाल पर कह रहे व्हाट डज
यहां पर नॉट लगेगा। व्हाट डज नॉट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिप्रेजेंट्स एज गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन प्रॉपर्टी सही नहीं लिखा है? ठीक है, फ्रॉम अप टू डाउन, जब ऊपर से नीचे आते हैं। पहला कह रहे साहब इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इनका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। नहीं साहब, बढ़ती नहीं है, घटती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो एसआरपी के होता है और रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो एसओपी के होता है। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है। तो अगर ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं, एसआरपी बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर कह रहे साहब इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर सही है, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर यह भी सही है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एसओपी घटता है तो रिड्यूसिंग पावर घटता जाता है। कह रहे साहब कौन नहीं सही है? तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होती है? घटती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, गलत पूछा गया है इसमें। आइए 8वें क्वेश्चन पर जरा आ जाए भैया। 8वां सवाल आपके सामने है। कह रहे साहब लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O इज इक्वल टू, किसके बराबर हो सकता है? अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, हमें H आयन चाहिए। H आयन किस में है? यहां पर है। तो ये लैम्डा m से हमें H आयन मिल गया, इसी में समझ लीजिए। चलिए नया क्या बनाएं। और हमें क्या चाहिए इसमें? देखिए पहले तो आप ये जान लें, H प्लस का हुआ, ठीक है। तो यहां से हमें OH आयन चाहिए, ठीक है। यहां से हमें OH आयन मिल जाएगा और यहाँ से हमें H आयन मिल जाएगा। अब हम एक्स्ट्रा क्या ले लिए? Cl और Na, तो उसको क्या कर दिए हम? माइनस। यानी कि ये इस स्टेटमेंट को, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O निकल के आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें हमें H चाहिए, H हमें मिल रहा है, और हमें OH आयन चाहिए, ठीक है। तो क्या OH आयन मिल रहा है? एक मिनट, यहाँ पर HNO3 हुआ। अच्छा देखिए इसमें OH आयन माइनस करा दिया जा रहा है, जबकि OH आयन हमें क्या करना चाहिए? प्लस में रखना चाहिए था। अगर ये प्लस में होता तो एग्जैक्ट हमारा आंसर ये भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमें H आयन तो मिल रहा है, लेकिन हमें OH आयन नहीं मिल रहा। हमें OH आयन ऐड करना चाहिए, और OH आयन यहाँ देखिए क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो रहा है बेटा। तो ये स्टेटमेंट या ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो H2O का लैम्डा एम नॉट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकल कर नहीं आएगा। यहाँ देखिए हमें H आयन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ हमें OH आयन भी मिल रहा है, हम जोड़ दिए दोनों को, और नाइट्रेट को और Na को माइनस कर दिए, तो इससे भी हमारा H2O का लैम्डा एम नॉट निकल कर आ जाएगा। यहाँ देखिए हमको OH आयन मिल रहा है, यहाँ हमको H आयन मिल रहा है, और अमोनियम क्लोराइड को हम क्या कर दे रहे हैं? माइनस। यानी ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा 1, 3 और 4 इक्वेशन करेक्ट माना जाएगा H2O का लैम्डा एम नॉट ज्ञात करने के लिए। तो 1, 3 और 4 इक्वेशन कौन से ऑप्शन में दिया गया है बच्चों? थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा भैया। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भाई। 9वां सवाल, 9वें में कह रहे हैं ऑन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी
पर यूनिट वॉल्यूम में या पर सीसी में नंबर ऑफ आयंस जितने मौजूद होते हैं उनकी कंडक्टिंग पावर होता है। यही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी हमारी इसलिए घट जाएगी क्योंकि पर सीसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की संख्या कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट देखिए कौन से करेक्ट हैं और रीजन उसका देखिए क्या रीजन सही है। तो स्टेटमेंट तो पहला करेक्ट है। रीजन देखिए करे साहब, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। बिल्कुल करेक्ट। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर घट रहा है तभी तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सारे इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा भैया। 10वें सवाल की तरफ आ जाते हैं हम लोग। कह रहे हाउ विल द pH ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब एक्वस NaCl या सलाइन वाटर, बी अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब जरा आप ध्यान से देखें, यहां पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, या थोड़ा इसको और बड़ा कर दें। इसके अंदर हम लेकर चल रहे हैं एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का जो सॉल्यूशन होगा भैया ये न्यूट्रल होता है और pH इसका 7 होता है। ठीक है, इसके अंदर आयन कौन कौन से मौजूद होंगे? सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है और H आयन है और OH आयन है। बल्कि इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, H आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, Na आयन होंगे और OH आयन होंगे। क्योंकि जब आप NaCl को पानी में डालोगे तो ये NaOH बनाएगा और HCl बनाएगा। तो Na प्लस OH आयन, H प्लस Cl, सारे आयन्स मौजूद होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग एसिड है। दोनों अगर बराबर होंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, अभी सॉल्यूशन न्यूट्रल है। जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो मुन्ना, अब इसमें होगा क्या? कैटायन कैटायन में कंपटीशन होगा। इन दोनों कैटायन में कौन कैटायन कैथोड पर जाएगा? इसे आप कैथोड कहते हो और इसे आप एनोड कहते हो। तो ये जो कैटायन है हाइड्रोजन आयन, ये जाएगा कैथोड पर और यहाँ से जो Cl आयन है ये जाएगा एनोड पर। क्यों? क्योंकि इस कैटायन में और सोडियम आयन में हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए पहले जाकर कैथोड पर रिड्यूस हो जाएगा। और क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में SOP देखा जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसका SOP ज़्यादा होगा। तो कोलिन का SOP ज़्यादा होता है, इसलिए ये जाकर के यहाँ एनोड पर डिपॉजिट होगा। अब सॉल्यूशन में देखिए हुआ क्या, यहाँ कौन गया, कौन डिपॉजिट हुआ यहाँ जाकर के भैया? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ कौन डिपॉजिट हुआ जाकर के? क्लोरीन गैस। अब जरा बताइए सॉल्यूशन में कौन रह गया? NaOH रह गए। अगर NaOH होगा तो pH मोर देन क्या हो जाएगा? 7। क्यों?
क्योंकि अब मीडियम कैसा हो गया बच्चों, बेसिक। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि एक्वस NaCl को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें, ब्राइन सोल्यूशन को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें, तो इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद जो सोल्यूशन प्राप्त होगा उसका pH 7 से कम या 7 या 7 से ज़्यादा होगा, तो pH उसका 7 से ज़्यादा निकल करके आएगा। क्लियर? इसमें ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएंगे वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे जरा चलते हैं भैया। 9वां, 10वां, 11वां क्वेश्चन में आ जाएं। 11th नंबर सवाल पर कह रहे हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 9.56 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स and at infinite dilution its molar conductance is 238 ohm inverse centimeter square mole inverse. The degree of ionization of ammonium hydroxide at the same concentration and temperature each. तो सबको ये बात पता है कि अल्फा इक्वल टू होता है लैम्डा m अपान लैम्डा m नॉट। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा m की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, यहाँ पर 9.54, यह है 9.54। जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा m की वैल्यू कितनी दी गई है, 238। इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 4.008। यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं भैया, क्योंकि परसेंट निकाला जा रहा है ना, 4.008। तो बल्कि 100 से आप मल्टीप्लाई यहाँ ना करिए, सीधे 4.008 ही निकल करके आएगा, अल्फा ही निकल करके आएगा, परसेंट की ज़रूरत यहाँ नहीं है। ये लो 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। स्पष्ट हुआ? क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर, 12वें सवाल पर कह रहे व्हेन 0.1 मोल मैग्नेट आयन, ये है मैग्नेट आयन, कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें भैया जा रहे हैं, पर मैग्नेट में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप यहाँ देखें तो +6 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +7 है। चेंज कितने का हुआ, 1 का, तो इसका x कितना हो गया, 1। सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मैग्नेट टू पर मैग्नेट, यानी इसी मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए 0.1 मोल कितना करंट चाहिए या कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो फार्मूला पढ़ते हैं, Q इक्वल टू डिपॉजिटेड मोल इंटू एक्स इंटू क्या हो गया, F के। यहाँ पर ND कितना दिया गया लल्ला, 0.1, x कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 96,500 कूलाम। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,9,650 कूलाम, ये आंसर निकल करके आना चाहिए, यानी 9650 कूलाम। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सवाल में कुछ है ही नहीं है। 13th नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल पर मैग्नेट टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये पर मैग्नेट है, ये जा रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड में, 4 और यहाँ 7, तो n फैक्टर चाहे कहें 3 निकल के आया, या चाहे कहें x यहाँ कितना निकल के आया, 3। ठीक है, और कितना मोल लेकर चल रहे हैं इसका, 1 मोल लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट आप लगा दीजिए Q इक्वल टू डिपॉजिटेड मोल इंटू एक्स इंटू एफ। मोल्स जो डिपॉजिट हो रहे हैं कितना है, 1,
x कितना हो जाएगा 3 इंटू एफ, निकल कितना आ गया 3 फैराडे, 3 फैराडे। स्पष्ट? चेक करिए इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन होगा। अगले सवाल पे आ जाएं, 14th नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाई डिपिंग platinum wire in a solution of HCl of pH 10 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmospheric pressure, the oxidation potential of electrode would be। ये है हाइड्रोजन गैस, ये जा रहे हैं H+ में, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर। याद रखिए जब ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आप लेते हैं और यहाँ पर एचायन के कंसंट्रेशन को आप ज्ञात करते हैं, तब वहाँ पर हमने आपको रिलेशन बताया था कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है 0.059 इंटू किसके होता है, पीएच के। और यहीं पर अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालते थे तो -0.059 इंटू पीएच के निकल करके आता था। याद रखिएगा ये हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर बदलेगा तब ये वैल्यू बदल जाएगी। तब वैल्यू आप लगाओगे कैसे, तब डायरेक्ट मेन वाले आप फार्मूले में तब आओगे, डी ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन -0.059 अपॉन एन लॉग, ये होगा एच आयन का कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा H2 के। और अच्छी तरह से आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी 0, तब फार्मूला ये लगेगा। और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए पीएच कितना दिए हैं, 10 दिए हैं, पीएच आपको 10 दिया गया है, तो 0.059 इंटू पीएच कितना रखा गया 10, तो आ जाएगा 0.59 वोल्ट। इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जी साहब सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 15th नंबर सवाल, ध्यान से सवाल को देखें और बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल है ये, ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। फेरस जा रहा है आयरन में, ई नॉट की वैल्यू दे रहे हैं -0.44 वोल्ट। अगर -0.44 वोल्ट दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये फेरस जो है ये आयरन में कन्वर्ट होना नहीं चाह रहा है, यानी ये हाफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर फेरिक आयन को आप फेरस में पहुंचा देते हो और इसका ई नॉट आप चेक कर रहे हो तो देखिए इसका ई नॉट पॉजिटिव निकल करके आ रहा है, इसका मतलब कि फेरिक जो किस में भाग रहा है, फेरस में भाग रहा है। क्लियर बात? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से फेरस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि फेरिक आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो अब अगर आप यहां देखें और यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये इधर नहीं जाना चाह रहा है, ये जाना किधर चाह रहा है, फेरस की तरफ जाना चाह रहा है। क्लियर बात? तो चाहे आप कहें फेरस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या कहीं फेरिक आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। कह रहे साहब इफ फेरस फेरिक एंड आयरन आर केप्ट टुगेदर, अगर सबको साथ साथ रखा जाए तो कौन सी घटना घटित होगी। कह रहे साहब द कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन इंक्रीजेस, ये तो गलत है कि फेरिक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा हो। दूसरा कह रहे द कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन डिक्रीजेस, ये सही हो सकता है, लेकिन साथ में हमें 2 विकल्प और दिए गए, उनको भी पढ़ लेते हैं। कह रहे द मास ऑफ आयरन इंक्रीजेस, ये गलत है क्योंकि आयरन की तरफ रिएक्शन नहीं भाग रहा है, रिएक्शन फेरस की तरफ भाग रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन डिक्रीजेस, अगर ये इंक्रीजेस होता तो ये भी करेक्ट होता और सेकंड वाला भी करेक्ट होता। तब सवाल पूछा जाता स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हैं। फिलहाल अभी जो सवाल में विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। सवाल नंबर 16, 16वां सवाल देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन और आसान सवाल है।
कह रहे हैं कि गिवन द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दिया गया है बेटा, आयरन जा रहा है फेरस में, और देखिए ध्यान से, इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये बताता है कि आयरन फेरस में जा रहा होगा, लेकिन क्या फेरस फेरिक में जा पाएगा एक्वस मीडियम में? नहीं साहब, क्योंकि यहां पर इसका पोटेंशियल कितना दिए हैं, माइनस में दिए हैं। इसका मतलब इजीली ये फेरस फेरिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, मीडियम को बेसिक कर दिया। जब बेसिक करा तो देखिए आयरन फेरस हाइड्रोक्साइड में गया, पॉजिटिव, ये भी स्पॉन्टेनियस है। और अब बेसिक मीडियम में जो फेरस आयन है +2 स्टेट में है, किस मीडियम में, बेसिक। ये देखिए इजीली अब किस में चला गया, ये फेरिक में। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, जबकि वैल्यू पहले पॉजिटिव नहीं आ रही थी, पहले क्या थी, न्यूट्रल मीडियम में, ये क्या था, निगेटिव। तो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में नहीं जा रहा है, किस मीडियम में जा रहा है, बेसिक मीडियम में जा रहा है। तो अब आप इसमें ऑप्शन ढूंढिए। इट इज ईजियर टू ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक इन एसिड मीडियम में, नो साहब। न्यूट्रल मीडियम में, नो साहब। एल्कलाइन मीडियम में, यस साहब। एल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट। 17वां सवाल देखें, 17th नंबर। The metal that cannot be produced on reduction of its oxide by aluminum is। अब यहां देखना 4 ऑप्शन दे दिए हैं। कह रहे साहब मैग्नीज है, पोटेशियम है, क्रोमियम है और आयरन है। अगर ये मीडियम में होंगे, एक्वस मीडियम में, तो आयरन +2 के रूप में हो सकते हैं या फेरिक आयन के रूप में, जो भी फेरस आयन के रूप में जनरली होते हैं। क्रोमियम +2 +3 के रूप में होगा, ये पोटेशियम K+ के रूप में होगा, और मैग्नीज +2 के रूप में होगा। ठीक है। कह रहे साहब द मेटल दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड बाई एल्युमिनियम। जब हम एल्युमिनियम के द्वारा इसको हम कनेक्ट करा करके प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आप जरा ध्यान से देखें, हमने आपको एक जगह लिखवाया था, समझ लें जरा ध्यान से, कि अगर हम KCl ले लें, NaCl ले लें, ठीक है, एटसेट्रा, इनका अगर हम एक्वस सोल्यूशन ले लें, इनका एक्वस सोल्यूशन ले लें, तो इनको इलेक्ट्रोलाइज करने पर क्या ये K+ को हम K के रूप में कभी प्राप्त कर पाएंगे? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? जितने भी एल्कली मेटल हैं, इनको आप कभी भी एक्वस मीडियम में आप रिडक्शन मेथड के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरे क्या है सवाल में, कह रहे साहब हम एल्युमिनियम लगा दें, तो एल्युमिनियम कहां पर है? इनके, इनके और इनके ऊपर। कह रहे साहब द मेटल दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड बाई एल्युमिनियम। अगर आप मैग्नीज का ऑक्साइड ले लें, एल्युमिनियम लगा लें, क्रोमियम का ऑक्साइड ले लें, एल्युमिनियम लगा लें, आयरन का ऑक्साइड ले लें, एल्युमिनियम लगा लें, ठीक है, तो इन सब में एल्युमिनियम क्या करेगा? इन लोगों को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। कह रहे साहब प्रोड्यूस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड बाई एल्युमिनियम। लेकिन यहीं पर अगर आप इनको लेंगे तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये ऊपर है और ये सब कहाँ हैं? ये सब नीचे हैं। और इनके केस में अगर आप देखें तो पोटेशियम खुद है इनके ऊपर है, तो ऊपर अगर वाला है तो ऊपर वाले मेटल को नीचे वाला मेटल रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और वैसे भी एक चीज़ अभी जस्ट जो हम आपको बता रहे थे कि एक्वस मीडियम में जब भी आप इनको इलेक्ट्रोलाइज कराओगे तो एक्वस मीडियम में हम कभी भी पोटेशियम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सोडियम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन भी साथ में होता है। तो पोटेशियम के रिड्यूस होने के बजाय कौन रिड्यूस हो जाएगा? हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा। तो इनको अगर प्राप्त करना है तो इनको मोल्टन स्टेट से ही हम इन्हें प्राप्त
कर पाते। तो एल्कली मेटल के केस में थोड़ा सा हमें सेंसिटिव होना पड़ता है। ओके, हालांकि ये अलग मैटर है और जो सवाल पूछा गया ये अलग टॉपिक था। अगला देखें जरा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे 2 हाफ सेल हैव पोटेंशियल -0.44 and 0.79 volt respectively. कह रहे these two are coupled to make a galvanic cell. Which of the following will be true? अब जरा ध्यान दें, ये जो हमें दिया गया है ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। अगर कुछ नहीं बताया जाता है तो हम हमेशा मानकर चलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरे देखिए ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। कितना दिया गया है? 0.799 वोल्ट। हम इसको सीधे कह दे रहे हैं 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब जरा बताइए इनका रिडक्शन इन दोनों में -0.44 ज़्यादा होगा कि 0.80 ज़्यादा होगा? 0.80 ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह, कैथोड की तरह कौन काम कर रहा होगा? जिसका पोटेंशियल 0.80 होगा। तो इसका मतलब ये किस तरह वर्क कर रहा होगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा होगा, एनोड की तरह काम कर रहा होगा। तो अगर हम इस सेल का ईएमएफ निकालें तो होगा E0 ऑफ ऑक्सीडेशन और प्लस E0 ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन 0.44 वोल्ट, रिडक्शन 0.80 वोल्ट। तो इस सेल का जो ईएमएफ निकल करके आएगा भैया ये हो जाएगा 4 8 4 12 1.24 वोल्ट। इस 1.24 वोल्ट में जिसकी वैल्यू -0.44 था, यही किस तरह वर्क कर रहा होगा? एनोड की तरह। तो ढूंढिए जरा इसमें ऑप्शन। करें 2 हाफ सेल है पोटेंशियल -0.44 वोल्ट, 0.799 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। These two are coupled to make a galvanic cell। दोनों को कपल करा गया और galvanic cell बनाया गया। Which of the following will be true? पहला कह रहे इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल -0.44 वोल्ट will act as एनोड। तो जिसका वैल्यू -0.44 वोल्ट है, जिसका एसआरपी दिया गया है, वही एलिमेंट किस तरह वर्क कर रहा होगा? एज ए एनोड की तरह। दूसरे में कह रहे साहब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल जिसका 0.799 वोल्ट है, एक्ट एज एनोड, गलत। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका -0.44 कैथोड, ये भी गलत। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल -0.44 वोल्ट विल एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी गलत। क्यों पॉजिटिव टर्मिनल? क्योंकि निगेटिव टर्मिनल बनेगा। एनोड ही तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में निगेटिव टर्मिनल बनता है, तो पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा बेटा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखें, 19th क्वेश्चन कह रहे व्हिच वन इज करेक्ट? कौन इसमें करेक्ट होगा? निकिल डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, जिंक डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो निकिल जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि निकिल नीचे है और जिंक कहाँ है? ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। दूसरे में कैसा जिंक डिस्प्लेसेस आयरन, ये हो सकता है सही क्योंकि जिंक ऊपर है, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से। कह रहे साहब सिल्वर डिस्प्लेसेस कॉपर, गलत क्योंकि सिल्वर नीचे और कॉपर ऊपर है सीरीज में, ये भी गलत। कॉपर डिस्प्लेसेस निकिल, ये भी गलत क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट हाइड्रोजन के नीचे है, तो नीचे वाला मेटल अपने ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसमें आंसर जो करेक्ट होगा वो सेकंड आंसर करेक्ट होगा। 20वां क्वेश्चन देखें भैया, ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट एट द कैथोड एंड एनोड आर रिस्पेक्टिवली। ये है K2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप इन्हें देखें K+ SO4+, अगर आप यहाँ देखें ऐसे देखें, कैथोड पर या कैथोड की तरफ जो भाग रहे होंगे वो K+ होगा, H+ होगा। इधर सल्फेट जा रहे होंगे
और इधर OH आयन जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि K2SO4 ये टूटा होगा K+ में और सल्फेट आयन में। ऐसे ही H2O टूटे होंगे H+ में और OH आयन में। अब इनमें कैथोड पर जाने की होड़ होगी और यहाँ एनायन में से कौन एनोड पर जा रहा होगा? अब जरा बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैथोड पर वही आयन जाएंगे जिनका स्थान सीरीज में नीचे होता है। तो जाहिर सी बात है कि कैथोड पर कौन जा रहा होगा भैया? ये H2, ये जा रहे हैं कैथोड पर, ठीक है। और इन दोनों में एनोड पर कौन जा रहा होगा? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर वही आयन जाते हैं जिनका SOP ज़्यादा होता है, जिनका सीरीज में स्थान ऊपर होता। तो बताइए कौन ऊपर है? OH आयन। तो ये कहाँ जाएंगे भैया? O2 के रूप में। स्पष्ट? O2 के रूप में जाएंगे। तो मीडियम में जरा बताइए भैया कौन कौन मिल रहा है आपको? H2 मिलेगा कैथोड पर और O2 मिलेगा कहाँ? एनोड पर। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक्वस K2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस इनडायरेक्ट किसका इलेक्ट्रोलिसिस माना जाएगा? तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए H2 के रूप में और OH O2 के रूप में। अगर आप पानी को इलेक्ट्रोलाइज करें तो H2 और O2 ही तो मिलता है इनडायरेक्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह रहे साहब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, कह रहे H2 इज इवॉल्व्ड एट एनोड। तो H2 एनोड पर नहीं इवॉल्व होता, कैथोड पर इवॉल्व होगा। अभी देखिए पीछे आपने ये रिएक्शन देखा है, यहाँ पर एक सवाल था pH वाला लेकर के, 10वां सवाल है वो। ये सवाल था 10वां सवाल। इसमें देखिए क्या था, H2 कहाँ जा रहा है? H2 जा रहा है कैथोड पर, ठीक है। कह रहे हैं ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। तो ऑक्सीजन नहीं बल्कि कौन है? Cl2 जा रहा है एनोड पर। कह रहे हैं इट्स pH प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस। तो इसका pH घट कहाँ रहा है? इसका pH क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसमें 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा? D। तो सवाल 10वें से 21 नंबर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब आइए जरा 21 पे आ जाए हम लोग। ये है 21। इसमें भैया आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। 22 नंबर सवाल देख लें बेटा। कह रहे हैं इफ मरकरी इज यूज्ड एज कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो Na टूटा Na+ में और Cl भाग के गए Cl- में, और पानी भी यहाँ से टूट जाएगा H+ में और OH आयन में। यहाँ पर अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर के चलते हैं, जैसे प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, इन सब को लेकर चलते हैं, तब उस केस में कैथोड पर ये H2 जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा? Cl2। एनोड पर और H2 कहाँ जाएगा? कैथोड पर। वहीं पर अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ना लेकर के मरकरी इलेक्ट्रोड लें एज ए कैथोड, तो अब ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया? एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, या कह सकते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो गए। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में इलेक्ट्रोड रिएक्ट कर जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो अब H नहीं जाएगा, अब कौन जाएगा? सोडियम जाएगा। कहां? मरकरी पर। और ये दोनों मिल करके सोडियम मरकरी अमलगम बनाते हैं, जिन्हें फर्दर जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो NaOH प्राप्त हो जाता है, Hg बाहर हो जाता है। आप दूसरी भाषा में ऐसे समझें
कि अगर हम ग्रेफाइट या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेकर के चलते हैं तब उस केस में हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, और जब हम कैथोड मरकरी का बनाते हैं तब उस केस में सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में डीपी सोडियम आयन का कम होता तो वो पहले जाके डिपॉजिट होता है, और अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर के चलते हैं तो उस केस में एच आयन का डीपी कम होता है। मतलब इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं अगर हम मरकरी इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं तो डीपी ऑफ सोडियम आयन इज लेस देन डीपी ऑफ एच आयन। तो कौन पहले डिपॉजिट होगा जाकर के? सोडियम। सवाल बहुत आसान है, समझना सिर्फ था। अगला क्वेश्चन भैया, सवाल नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल करंट फ्लोज फ्रॉम, तो जरा बताइए, ये है सोर्स, इसमें देखना जरा ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन है, इसे हम क्या कह रहे हैं? कैथोड। और इसे हम क्या कह रहे हैं? एनोड। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो आप बताइए तब करंट किधर मूव कर रहा होगा? इधर। तो एक्सटर्नल सर्किट में कैथोड से किधर जा रहा होगा? एनोड की तरफ करंट। इसमें क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन आउटर सर्किट। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा, और सब आप पढ़ लीजिएगा। चलिए पढ़ ही लेते हैं। फ्रॉम एनोड टू कैथोड गलत, फ्रॉम कैथोड टू एनोड ये भी गलत। इनसाइड दे रहे हैं ना, इंटरनल सर्किट दे रहे हैं ना बेटा। इंटरनल सर्किट में जब आप देखेंगे तो आउटर सर्किट में कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, इंटरनल सर्किट में कहाँ होगा? एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा सीधे। इसमें कह रहे साहब इंटरनल सर्किट में कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, और सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ यही एक ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहे व्हिच क्वांटिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जरा बताइए, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। क्यों? कोर या कर्नल में क्या चालू हो जाता है? वाइब्रेशंस चालू हो जाते हैं। कंडक्टिविटी भी चेंज होगा। अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी भी बदलेगी। ठीक है। सेल का ईएमएफ भी चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से। कैसे? फार्मूला आपको बताया गया नेक्स्ट इक्वेशन में, E = E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log KQ। याद आ रहा है? यहाँ देखिए टेम्परेचर भी घुसा हुआ है, K में कंसंट्रेशन भी लगा हुआ है, E0 भी लगे हैं, तब E की वैल्यू आप ज्ञात कर रहे हैं। और सेल कांस्टेंट अगर आप देखें यहाँ पर, सेल कांस्टेंट क्या था भैया? L अपान क्या था? A। यही तो G स्टार था ना ये, बोले तो L अपान A क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये देखना, ये है इलेक्ट्रोड, इनके बीच की दूरी ये L है, और इनकी जो एरिया है वो A है। तो लेंथ या डिस्टेंस या एरिया टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पर सेल के अंदर। तो खाली यही एक ऐसा है सेल कांस्टेंट है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इन चारों क्वांटिटी में ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और सेल का ईएमएफ ये डिपेंड करेगा भैया। 25 नंबर क्वेश्चन देखें। 25वां कह रहे हैं स्टैंडर्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विद अगर इज यूज टू मेक साल्ट ब्रिज बिकॉज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे साहब जो साल्ट ब्रिज होता है उस अगर जेली मीडियम में हम किस साल्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो जनरली हम पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें दोनों सेल के अंदर
जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होती हैं उनको नलीफाई करने के लिए हम साल्ट ब्रिज के अंदर आयन लेते करके चलते हैं, तो कैटायन एनायन की तरफ भागता है और एनायन कैटायन की तरफ भागता है। क्लियर बात? तो अब जैसे आप समझ लें, चलिए 2 मिनट लगेगा। यहाँ से आयन निकल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ निगेटिव 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 आता जाता है। यहाँ से आयन डिपॉजिट होते हैं इस पर, यहाँ प्लस 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 आता जाता है। ये साल्ट ब्रिज होता है भैया ये, ठीक है। जब यहाँ माइनस जाएगा तो यहाँ क्या आएंगे, अंदर प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, अंदर माइनस। इसी माइनस और प्लस के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम साल्ट ब्रिज के अंदर जो कैटायन एनायन लेते हैं, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको नलीफाई करते हैं। ये कैटायन भागता है इस तरफ, ये एनायन भागते हैं इस तरफ, और दोनों आयनों की स्पीड क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, वेलोसिटी सेम होती है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो तो हम इन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जो ख़त्म करने गए थे, उल्टे क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो जरा सवाल जो दिया गया है उसमें पूछे कर साहब, साइज ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रेट आयन, गलत। वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेशियम आयन, गलत। वेलोसिटी ऑफ बोथ कैटायन एंड नाइट्रेट आयन आर नियरली सेम, बोथ वेलोसिटी एंड साइज ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रेट आयन आर सेम। तो अगर आप यहाँ देखें तो कर साहब बोथ वेलोसिटी एंड साइज ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रेट आयन आर द सेम, और यहाँ कर साहब वेलोसिटी ऑफ बोथ पोटेशियम एंड नाइट्रेट आयन आर नियरली द सेम। तो एग्जैक्ट सेम नहीं होता, क्योंकि दोनों की साइज ऑलमोस्ट बराबर नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, नियरली सेम होते हैं। तो नियरली सेम का मतलब इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? 25 में चेक कर लीजिएगा। तो एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। 26 नंबर सवाल में जरा देख लें। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम होते हैं इसी वजह से कैटायन भाग करके इधर एनायन और नाइट्रेट आयन भाग करके इधर कैटायन की तरफ जा करके इसके अंदर के जो पोटेंशियल जनरेट हुए डिफरेंस उसको क्या कर देता है, ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। क्लियर? आइए जरा अगले क्वेश्चन पे भैया, 26 नंबर पर कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहे साहब कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कह रहे हैं कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल इन बोथ गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पहले तो दोनों सेल आप आंख के सामने देख लें अपने। ये एनोड है और ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और यहीं पर ये एनोड है, ये कैथोड है, और इनको जो है साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया है। साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया है। अब जरा ध्यान दें, कह रहे हैं कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल इन बोथ। तो क्या दोनों में कैथोड निगेटिव है? नहीं साहब। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल इन बोथ। क्या दोनों में एनोड पॉजिटिव है? नहीं साहब। कैथोड एंड एनोड आर पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वानिक सेल। ये भी गलत। कह रहे साहब कैथोड एंड एनोड आर निगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। तो इन्होंने देखिए क्या किया, कैथोड निगेटिव, देखिए कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है, और एनोड निगेटिव इन गैल्वानिक सेल। ये देखिए एनोड निगेटिव इन गैल्वानिक सेल, ये गैल्वानिक सेल है, ये गैल्वानिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। आपके सामने दोनों लिखे हुए हैं, चेक कर लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, डी। 27 नंबर सवाल पे आ जाएं।
27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड एंड कैथोड आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड एज, कौन सा सेल की बात कर रहे हैं भैया ये? इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड एंड कैथोड आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड एज, यही सवाल ही है, फिर दोबारा आ गया। अब देखना इसमें कह रहे साहब एनोड कैसा है? पॉजिटिव, और कैथोड कैसा है? निगेटिव। ये देखिए एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव है इसमें। कह रहे साहब इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड एंड कैथोड आर रिस्पेक्टिवली, तो एनोड कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिए। कह रहे हैं ए सेल रिएक्शन would be spontaneous if the cell potential and delta G are respectively, तो कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस तब होगा जब उसका डेल्टा जी निगेटिव होगा और सेल का ईएमएफ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसी को चाहे आप निगेटिव कहें या लेस देन जीरो, इसी को चाहे आप पॉजिटिव कहें या मोर देन जीरो। 29 नंबर सवाल देखें। कह रहे हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सब्सटेंस, अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये सेल तब फंक्शन करता है बेटा, तब काम करता है जब आप इसको बाहर से क्या देते हैं? वोल्टेज देते हैं, किसी सोर्स से आप इसको कनेक्ट करते हैं। और ये सेल करता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जाहिर सी बात है कि ये ड्राइविंग फोर्स लेकर रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है, असिस्ट हो रहा है, बाहर से इसको एनर्जी दी जा रही है। अगर किसी रिएक्शन को चलने के लिए हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन कैसा हुआ? एंडरगोनिक, मतलब डेल्टा जी उसका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और सेल का जो ई होगा वो निगेटिव रखा जाएगा। तो इसमें पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में सवाल आपके सामने है। कह रहे फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सब्सटेंस डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और सेल का ई क्या होगा? ये निगेटिव होगा। ओके, 30वां सवाल देखें, 30th नंबर क्वेश्चन। ए फ्यूल सेल, अब देखिए यहां से सवाल थोड़े अच्छे लगे बेटा। कह रहे हैं ए फ्यूल सेल इन्वॉल्व कंबशन ऑफ द ब्यूटेन एंड एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन। तो जो रिएक्शन दिया गया है आपके सामने देखिए, रिएक्शन है पूरा बाकायदे। CH4 है, O2 के साथ ये कन्वर्ट हो रहे हैं CO2 में और H2O में। इसका डेल्टा जी दे दिए हैं -2746 किलो जूल। कह रहे व्हाट इज ई नॉट ऑफ द सेल? ई नॉट ऑफ द सेल अगर आप निकालते हो बेटा तो ये होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू ई नॉट, बल्कि किनारे यहाँ लिख दे रहे हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -n एफ ई नॉट के। यहाँ पर जो n है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन। पूरी बात आप जानिए, खेल सारा यहां पर n का ही है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट आपको दिया गया है -2746 किलो जूल है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ माइनस लगा दें। n कितना निकल के आया? अभी हम गुणा कर रहे हैं, 96,500। यहाँ से निकालना है हमको क्या? ई नॉट। n कितना होगा? डायरेक्ट यहाँ आइए यहीं जरा डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखना जरा, ये 0 है, 0 से किस में जा रहा है? ये -2 में। तो एक O एटम के द्वारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कितने O? 2। तो कितने हुए? 4। और नेट O2 के कितने मोल लेके चले हैं? लेके चले हैं 13/2, ठीक है। तो जब आप यहां से काटोगे हुआ 2,
13 इंटू 2 निकल कितना आ गया 26 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 26। अगर आप एल्केन से चेक करना चाहते हैं तो एल्केन से भी चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए इसका कितना निकल के आ रहा है -10/4, यही तो होगा। और 10/4 माइनस से किस में जा रहा है +4 में जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखें -10/4 से 4 में जा रहा है तो 4 से आप गुणा कर लीजिए। एक मिनट, C4H10 में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना चाह रहे तो 4x इक्वल कितना हो जाएगा -10 के, तो x इक्वल कितना आ जाएगा -10/4, ठीक है, -10/4। और कितने कार्बन हैं यहाँ 4, तो आप यहाँ 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया। लेकिन ऐसे ना करिए भी, आप ये पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ से जब आप डिफरेंस निकालोगे, एक मिनट हम यहाँ पहले साफ साफ बना लें। C4H10 13/2 O2, ये हो गया 4 मोल ऑफ CO2 और 5 मोल ऑफ H2। अब यहाँ से जरा इधर देखिए, इधर से तो समझ में आपको आ गया है, आप यहाँ से भी चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी चेक कर लीजिए। ये हो जाएगा +10/4, प्लस नहीं होगा -10/4 होगा। यहाँ कितना है +4। तो पहले तो आप ये पर कार्बन कितने चेंज हो रहा है पहले इसको चेक करिए। तो ये होगा फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो हो जाएगा 4 + 10/4, 4 चौक 16 और 10 कितना हो गया 26/4। इतने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और हैं कितने 4। तो हम क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 क्या हो गया कैंसिल, निकल के कितना आया डायरेक्ट 26 निकल करके आया। यहाँ से आप n निकाल रहे हैं आप। इसीलिए हम आपको बताए हैं कि आप फ्यूल से मत निकालिए, आप किससे निकालिए O2 से। O2 से इजी गोइंग होता है, O2 से आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर सवाल में O2 क्योंकि जितना एनोड दे रहा होगा उतना कैथोड ले रहा होगा, जितना कैथोड ले रहा उतना एनोड दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए 26 निकल करके आया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे सीधे E0 आप निकालोगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.09 वोल्ट आंसर निकल करके आ जाएगा एग्जैक्ट। ओके, आइए 31 नंबर सवाल पर कह रहे फॉर लेड स्टोरेज बैटरी पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहे ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, जब आप बैटरी का चार्जिंग कर रहे हैं लेड सल्फेट ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। कह रहे लेड सल्फेट ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। तो पहले तो आप ये जान लें ये Pb है और PbO2 है, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होते हैं लेड सल्फेट में और पानी का फॉर्मेशन होता है। ये हम एक रफ रिएक्शन लिख दिए हैं इनका कि ज़रा आप जान लें भैया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दिए, रिएक्शन अपने आप सेट हो जाएगा भैया। ये है किसका रिएक्शन है डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है ये, ठीक है। सवाल में क्या करेंगे साहब ड्यूरिंग चार्जिंग, क्या ड्यूरिंग चार्जिंग PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2, ठीक है। तो कह रहे साहब ड्यूरिंग कह रहे इसमें से लेड स्टोरेज बैटरी से पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। तो कह रहे साहब ड्यूरिंग चार्जिंग, जब हम चार्जिंग करते हैं तो PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। तो ज़रा बताइए जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसका ज़रा पहले थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं। पहले
आप ऐसे समझिए इधर, ठीक है। ये पीबी का प्लेट है हमारा एनोड, और इसके ऊपर कोटिंग की गई है शीट के ऊपर। ये PbO2 की कोटिंग है भैया। ये है क्या, ये है क्या, कैथोड, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं साल्ट ब्रिज से, ठीक है। इसको ले जा करके, बात नहीं, इसको हम इनसे ले रहे हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तो Pb भाग के किस में जा रहा होगा, Pb+2 में, जो कि सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PbSO4। तो जब चार्जिंग होगा तो फिर ये उल्टा जाएगा ना, फिर यानी PbSO4 किस में जाएगा, Pb में। तो क्या ये पहला स्टेटमेंट दिया है, नहीं साहब, गलत हो गया। कह रहे ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी PbSO4 एट कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये PbO2 जब हम डिस्चार्ज कर रहे थे इसको, तो डिस्चार्जिंग का टाइम पे क्या हो रहा था, PbO2 भाग करके किस में आ रहे थे, Pb+2 में। तो जब ये चार्ज होगा तो फिर कहाँ होगा, फिर उल्टा भागेंगे, तो Pb+2 किस में जा रहा होगा, PbO2 में। ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी Pb+2 जा किस में रहा है, PbO2 में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि सही है, सही हो गया। तो ये बी वाला हमारा करेक्ट हो गया। एक से अधिक वाले ऑप्शन वाले हैं सवाल, तो अब अगला देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2 एज एनोड, गलत, ये कैथोड होता है। डी वाले में क्या करें, कह रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी हैज 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लगभग 38% हम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लेकर के चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी सही है। तो इसमें बी और डी दोनों करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे भैया, 32 नंबर सवाल कह रहे हैं मैच द लिस्ट, मैच कराना है भैया लिस्ट को। कह रहे हैं लेक्लांसे सेल, इसी लेक्लांसे सेल को हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं, ठीक है। जो लेक्लांसे सेल होता है, इसमें जिंक जो होते हैं, जिंक आयन में जाते हैं, और मैग्नीज +4 से +3 स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, MnO2 से +3 ऑक्सीडेज स्टेट में जाता है। तो जरा बताइए लेक्लांसे सेल में कोई है जो जिंक आयन में जा रहा हो, जी साहब, ए का ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, इसका कनेक्शन 4th नंबर से है। कह रहे निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल ये सेकेंडरी सेल है जो कि रिचार्ज हो सकता है, तो इसका भैया ये 3rd हो जाएगा, ठीक है। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में क्या होता है भैया, इसमें कंबशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कंबशन करा जाता है फ्यूल का। तो फ्यूल सेल का इसमें ढूंढिए, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे साहब मरकरी सेल डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन, अपने आप इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और मरकरी सेल में सबको ये बात पता है कि जिंक जो जाते हैं ये जिंक ऑक्साइड में जाते हैं, और मर्क्यूरी का ऑक्साइड मरकरी में कन्वर्ट होता है, इसमें कहीं कोई आयन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आयन नहीं इन्वॉल्व होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल होता है वो धीरे धीरे ड्रॉप नहीं होता, एकाएक ड्रॉप होता है, सेल एकाएक वर्क करना बंद कर देते हैं, और सेल पोटेंशियल इसका जो जाता है ये कंटिन्यूअस वर्क करता है सेल। ये क्लियर, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए का 4th, बी का ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33rd नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, 33 नंबर सवाल, प्यारा सवाल। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द गिब्स एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ, द गिब्स एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए रिएक्शन यहां पर लगाए हैं, ये
ठीक है। डेल्टा जी इसका दे दिए हैं और हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि डेल्टा जी इक्वल टू होगा माइनस एन एफ ई के। डेल्टा जी कितना दिए बेटा 966 किलो जूल, यानी 10 की पावर 3, यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस ऑलरेडी रहेगा। अब यहाँ लड़ाई देखिए फिर एन की हो गई, ये 96,500 और ई इसका पूछ रहे हैं। ई हमको यहाँ से निकालना है और एन पॉइंट आउट कर लेते हैं जरा यहाँ से। देखें जरा भाई, ये +3 से जा रहा है किसमें, 0 में, ठीक है। +3 से अगर ये 0 में जा रहे हैं तो जरा बताइए कितने का चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ है। कितने एल्युमिनियम, 2। अरे इसके मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखें 2 है तो 3 दूना कितना हो गया, 6 का। और नंबर ऑफ मोल इसके कितने हैं, 2/3। 2/3 जरा कर लीजिए, देखिए कितना निकल के आया, 4 मोल। ये हमारा n निकल कर के आया, क्योंकि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में चलना है। तो 6 × 2/3 से मल्टीप्लाई करा और 4 निकल के। अगर आप O2 से निकालेंगे तो O2 से भी एग्जैक्ट निकल करके आएगा। O2 से भी आप चेक करके देख लेंगे, एकदम एग्जैक्ट निकल करके आएगा बेटा। -2 6 3 2 दूना 4 हो जाएगा, सीधे इससे भी निकल करके आएगा। तो हमारा n जो निकल करके आया वो कितना आया, 4 मोल। क्लियर। अब आप 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, E डायरेक्ट आप निकालेंगे, एग्जैक्ट कितना निकल के आएगा, 2.5 वोल्ट। आप ऑक्सीजन से भी निकाल लीजिए एकदम, उससे भी एग्जैक्ट निकल करके आएगा, एल्युमिनियम से भी आपका निकल करके आएगा। क्लियर। 34 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। सवाल पढ़िए, 34 नंबर सवाल, प्यारा सवाल। इस टाइप के सवाल हम क्लास में करवा चुके हैं बेटा। कह रहे व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर फेरिक टू आयरन का। तो भैया ये है फेरस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये किस में गए, आयरन में गए। इनका E0 दे दिया गया, E1 कितना दिया गया, -0.47 वोल्ट, ठीक है। और यहीं पर फेरिक आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में जा रहे हैं, ये Fe+2 में। इसका E2 दे दिया गया कितना, 0.77 वोल्ट। हमसे पूछा किसका जा रहा है लल्ला, हमसे पूछा किसका जा रहा है, फेरिक से आयरन का। तो जो 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल करके तीसरे का हमें जब निकालना होता है तो हम अक्सर N3E3 = N1E1 और +N2E2 वाला फार्मूला लगाते हैं भैया। आप यहाँ जोड़ लीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो आप देखिए ये फेरस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल, तो ये हो जाएगा फेरिक आयन, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखें फेरिक आयन का, और फेरिक आयन ये जा किस में रहे भैया, ये आयरन में, ठीक है। तो फेरस किस में जा रहे हैं भैया, ये अब यहाँ देखें कितना लेके चल रहा है, ये +3 है, ये हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, किस में जा रहे हैं, ये आयरन में। यहाँ क्या निकालना है इनका, E3। तो जब आप E3 निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला लगेगा N3E3 = N1E1 प्लस क्या हो जाएगा, N2E2 के, ठीक है। ये तो दे रहे हैं ना भाई हमसे, फेरस है, फेरिक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फेरिक फेरस में जा रहा था 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ, 3, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है, इसी का पूछ ही रहे हैं बेटा, इसी वाले का। ये जो E3 है हमारा, ये है फेरिक से आयरन का। तो N3E3 = N1E1 + N2E2 डायरेक्ट फार्मूले में आप पुट कर दीजिए उठा करके। N3 हमारा कितना देखिए लास्ट वाली इक्वेशन का, 3 है, E3 निकालना है। N1 कितना भैया, 2 है, और E1 कितना -0.47 है, प्लस N2 कितना है, 1, और E2 कितना है, 0.77 वोल्ट,
ठीक है। तो जब आप थ्राइस इंटू E3 निकालेंगे तो हो जाएगा -0.94 प्लस 0.77। E3 जब निकालेंगे तो 0.17 अपान हो जाएगा 3, 17 3 51 2 57, ये आ जाएगा -0.057 वोल्ट, -0.057 वोल्ट डायरेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे रिगार्डिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज A इक्वल टू E सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर। ठीक है, सेल का E है तो इंटेंसिव पैरामीटर होता है, ठीक। ए नेगेटिव E0 मीन्स दैट द redox couple is stronger reducing agent that than H ion H2 couple। बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका नेगेटिव SRP होता है और वो सब के सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कह रहे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ही तो डिपेंड करता है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा ये। कह रहे द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ये भी करेक्ट है भैया। तो 4 के चारों इसमें करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A B C D। 35 नंबर। 36 नंबर सवाल पढ़िए। कह रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो बनवा रहे हैं भैया, ये जो दिखाए हैं चेक कर लीजिए। ये MM+2 में जा रहे हैं, साल्ट ब्रिज लगा, X, ये X किस में जा रहा है, X जा रहा है X-2 में, ठीक है। ये सेल बना रहे हैं वो। आगे क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं इफ E0 दे रहे हैं किसका, M+2 से M का, कितना दे रहे हैं बेटा ये 0.46 वोल्ट, और E0 दे रहे हैं X से X2 माइनस का, कितना दे रहे हैं 0.34 वोल्ट। यही तो है ना भैया। अब जरा ध्यान से आप ज्ञान प्राप्त करें। पहली चीज तो ये कि ये जो सेल दिया गया है, क्या ये सेल बन रहा होगा, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम इन पोटेंशियल से ज्ञात करेंगे कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड। ये जो डेटा दिया गया, ये क्या दिया गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो M+2 से M में जब जा रहा है तो इसकी 0.46 वोल्ट निकल करके आ रही है, कैथोड का तरह ये काम कर रहा होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये M+2 जा रहा होगा M में, ठीक है, ये कैथोड बना, तो इसका मतलब ये किस तरह वर्क कर रहा होगा, एनोड की तरह। तब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, X-2 से X में ले जाना होगा, तब इस सेल का EMF निकल करके आएगा, और ये सेल का EMF क्या निकल करके आएगा, तब पॉजिटिव निकल करके आएगा। क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का ज़्यादा है, तो ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो ये किस तरह वर्क करेगा, X तब हाइड्रोजन, ये एनोड की तरह तब काम कर रहा होगा। हाइड्रोजन है नहीं, हमें नहीं पता, जो भी वैल्यू यहाँ दी गई है। अब इसको अगर आप देखें तो इसका देखिए, ये हो गया -0.34 वोल्ट, और ये हो गया +0.46 वोल्ट। 0.46 में से 0.34 आप घटा दीजिए, 6 में से 4 गए 2, और 4 में से 3 गए 1, इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा होगा, 0.12 वोल्ट।
और ये जो सेल बना है, ध्यान से देख लीजिएगा, हम जो सेल बनाए हैं इसमें क्या होगा, X2 X में जाएगा और M प्लस M में जा रहा होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा भैया, इनका रिडक्शन हो रहा और इनका ऑक्सीडेशन। तो जब आप इससे सेल बना रहे होंगे तो M+2 का रिडक्शन हो रहा होगा, इधर M बन रहे होंगे और X-2 से ये X बन रहा होगा, ये रिएक्शन आ रहा होगा। अब आप इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं ये रिएक्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन में ज़रा चेक करिए, ऑप्शन में चेक करिए, कोई रिएक्शन इसे मैच कर रहा है? सी वाला मैच कर रहा है, यही करेक्ट होगा। स्पष्ट ही बात है, बहुत लोग झोंक दिए होंगे इसको उठा करके, क्योंकि वो लेफ्ट को लेफ्ट साइड रखे होंगे, राइट को राइट साइड रखे होंगे और कह रहे हैं साहब सेल बनकर तैयार हो गया है। अगर इसका सेल बनाओगे, गारंटेड बता रहे हैं, इसका ईएमएफ नेगेटिव निकल करके आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहाँ बन रहा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहाँ बन रहा होगा? स्पष्ट ही बात है, इसका मतलब रिएक्शन इधर नहीं जा रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा? रिवर्स हो रहा होगा। अगर आप इस सेल का ईएमएफ निकालें, ऐसे देखिए जरा, दूसरी तरीके से समझिए, अगर आप इस सेल का ईएमएफ निकालोगे, M प्लस में जा रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या रखोगे आप? -0.46। देखिए ये M जा रहा है M+2 में और X को ले जा रहे हैं X-2 में। सेल का आप ईएमएफ निकालने जा रहे हो, -0.46 हुआ, ये हो जाएगा +0.34। ठीक है, अब इसमें से क्या निकल कर क्या आएगा भैया? अब डिफरेंस निकाल देंगे तो यही क्या आ जाएगा? -0.12 वोल्ट। यही तो हुआ ना, बोलिए। तो अब अगर माइनस आएगा किसी सेल का ईएमएफ, इसका मतलब रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि उसका रिवर्स डायरेक्शन का स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब आप इसका रिवर्स करोगे तो देखिए यही तो इक्वेशन आएगा। वो कह रहे साहब दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, गलत, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तब ये करेक्ट हो जाता। फिलहाल हमको आंसर बताना है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें भैया, हो सकता है ये सवाल गलत किए हों कई लोग। 35 हुआ, 36 हुआ, 37 नंबर सवाल देखें, प्यारा सवाल है भी, देखें अच्छा सा। 36 नंबर, अब इसमें जरा देखें भाई, कह रहे हैं इन द एबव डायग्राम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन इन द बोल्ट ओवर द एरो, द वैल्यू ऑफ ई ऑफ। हमसे किसका पूछ रहे हैं? ई। हमसे पूछ रहे हैं इसका, एफ ई का, नहीं Fe+2 का हमसे पूछ रहे हैं, इससे Fe+2 का पूछ रहे हैं भैया। ठीक है, Fe+2 का। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें कि हमको अगर ये प्राप्त करना है तो हम पहले इनको फेरिक में ले जाएं और फिर फेरिक से फेरस में ले जाओ, फिर दोनों इक्वेशन क्या कर दें? उठा करके जोड़ दें डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा N1E1 और ये हो जाएगा N2E2 और ये क्या हो जाएगा? N3E3। तो N3E3 इक्वल टू होगा N1E1 और प्लस क्या हो जाएगा? N2E2। अब देखिए इसमें N3 कितना निकल के आ रहा है? ये +6 है, ये +2 में जा रहा है, तो चेंज कितने का हुआ बेटा? 4 का। तो हो जाएगा 4 × E3 इक्वल टू N1। देखिए इसमें कितना निकल कर क्या आ रहा है भैया? +6 से +3 जा रहा, कितना हो गया? 3 × और E1 इसका कितना दिए हैं? 2 वोल्ट हो गया। प्लस यहां देखना जरा, 1 मिनट, यहां से नहीं होगा, ये होगा बच्चा, फेरिक से फेरस जाएगा ना। यहां देखिए N2 इसका कितना दे रहे हैं? फेरिक से फेरस 1 दे रहे हैं और E2 इसका कितना है? 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो 4E3 इक्वल 3 दूनी 6 और 8 6.8। तो E3 इक्वल टू हो जाएगा भैया 17 चौक को 68, इसका मतलब 1.7 वोल्ट आ रहा होगा।
देखिए इसमें कोई 1.7 वोल्ट आ रहा है, पहला आ रहा है। अब इसी सवाल को ज़रा और एक्सप्लेन हम कर दें, हो सकता है कुछ लोगों को कम समझ में आया हो। अब यहाँ देखिए 3 इक्वेशंस हैं। हम पहले फेरेट आयन से FeO4 से किस में जा रहे हैं, फेरिक आयन में, ठीक है, फेरिक आयन में जा रहे हैं। यहाँ पर +6 था, यहाँ +3, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम इसमें गए, अब यही फेरिक आयन से हम कन्वर्ट हो रहे हैं फेरस में, और इनको जोड़ दीजिए, इसका N1E1 होगा, इसका N2E2 होगा, और जब जोड़ोगे तो फेरिक फेरिक क्या हो जाएगा, कैंसिल, FeO4 2 माइनस से Fe2 प्लस में जा रहे हैं, ये हो जाएगा N3E3। इसका जो यहाँ पर N होगा N1, ये देखिए +6 से +3 में जा रहे हैं, कितने चेंज हो रहा है, 1 मिनट, फेरिक जा रहा है ना ये, तो ये पहले 3 का चेंज हुआ, यहाँ पे हो जाएगा N1 = 3, और यहाँ पर N2 = हो जाएगा 1, और यहाँ पर N3 = कितना हो जाएगा, 4 का चेंज हो जाएगा। स्पष्ट? तो सीधे हो गया भैया N3E3 = N1E1 और प्लस N2E2। आपके सामने सवाल है, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। हम डायरेक्ट ऐसे निकाल दिए, ऐसे भी निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन 38, 38 नंबर सवाल देखें भैया। कह रहे द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द p block ions are given below. Predict the one with the strongest oxidizing capacity. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, E0 ऑफ रिडक्शन के। आप देखिए सब में SRP ही तो दिया गया है, सबसे ज़्यादा SRP किसका है, ध्यान से देखिए 1.67 वोल्ट इसी का है। इसका मतलब कौन हुआ, Pb+4 आयन ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 मोल कूलाम चार्ज इज पास्ड थ्रू AgNO3। तो W = किसके होता है, Z × Q के। यहाँ पे कह रहे साहब Q = 1 कूलाम, तो अगर Q = 1 कूलाम लेंगे तो W = किसके आ जाएगा, Z के। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अगर हम 1 कूलाम लेंगे तो 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर सिल्वर डिपॉजिट होगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। अगले सवाल पे आ जाएं भाई। जैसे जैसे आप मिला रहे होंगे वैसे वैसे सवाल जब गलत हो रहा होगा तो आपको हंसी भी आ रही होगी, क्योंकि इस तरीके से मूर्खतापूर्ण हरकतें आप इसमें किए हैं जिन सवालों को आप सही कर सकते थे। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन H2H2O8 बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये H2 और O2 हमें मिलता है। और अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो हमें प्राप्त होता है H2H2O8। ठीक है, जब आप कंसंट्रेट H2SO4 का कराते हैं तो H2SO4 ये टूटा H+ में और HSO4 माइनस में, और यहीं पर H2O टूटता है ये H+ में और OH आयन में। तो कैथोड पर तो जाने में कोई लड़ाई नहीं है, ये H2 कहाँ जाएगा, कैथोड पर। अब एनोड में
बाइसल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में किसका एसओपी ज़्यादा होगा? तो बाइसल्फेट आयन का ज़्यादा होगा। तो यही बाइसल्फेट आयन 2 मोल कन्वर्ट होकर के H2H2O8 में जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर देते हैं। यही कहलाता है मार्शल्स एसिड या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेट H2SO4 का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट हमें H2H2O8 मिलेगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखें भैया, ये भी प्यारा सवाल है। 41 नंबर क्वेश्चन भी देखें जरा ध्यान से। कह रहे साहब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। अब देखिए हमसे चार्ज नहीं पूछ रहा है, कितना कूलाम चार्ज, उसने कहा कितना इलेक्ट्रॉन। तो पहले अगर हम Q निकाल लें तो Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई के नहीं, हमसे क्या पूछा जा रहा है? यही N पूछा जा रहा है, याद रहे। तो पहले तो हम फार्मूला रखें, Q इक्वल टू N डिपॉजिटेड इंटू X इंटू क्या हो गया? F। ठीक है, और इस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N इंटू ई, जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और यही इक्वल टू हो जाएगा ND डिपॉजिटेड मोल 6.35, यानी वेट अपान क्या हो जाएगा इसका? एटॉमिक वेट 63.5। X कितना हो जाएगा भैया? यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्यूप्रिक आयन है ना, तो क्यूप्रिक जा रहा होगा कॉपर में, तो X हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा? F। अब यहां देखना जरा, N इंटू ई, ये कटा 2/10 इंटू क्या हो जाएगा? F। इस तरफ ले लीजिए इसको जरा, ठीक है, तो 2 से काट दीजिए, हो जाएगा 5। तो यहां पर देखिए N इंटू ई इक्वल टू हो जाएगा 1/5। इस F को आप खोल लीजिए, जब F को खोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू क्या होता है? Na के बराबर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आप? कैंसिल। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? Na/5। दिस इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एकदम प्यारा सवाल, आसान सवाल, सब कुछ आपके सामने लिखा है। अब यहां से हम Q निकाल लेते, Q निकाल के Q इक्वल टू N इंटू ई कर लेते, वहां से भी N निकाला जा सकता था आराम से। तो हमने इसी में सारी वैल्यूज उठा करके पुट कर ली। 42 नंबर सवाल देखें, कह रहे हैं व्हेन सैंपल ऑफ कॉपर विद जिंक इम्प्योरिटी इज टू बी प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस द एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे कैसे लेके चलते थे? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, और नहीं आवें और नहीं जाएं, याद आ रहा है? तब उस केस में हम लोग ये प्लस और ये माइनस, यहां हम लेते थे कॉपर इम्प्योर और यहां लेते थे कॉपर बिल्कुल प्योर। ये होते थे थिन और ये होते थे थिक, और यहां पर हम क्या लेते थे? कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के चलते, उसी में सोल्यूशन तैयार करते थे। सीधे इसको वैसे लिख दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहीं से कॉपर आयन के रूप में आता था, और यही कॉपर आयन जाकर के यहाँ पर डिपॉजिट होता था। उसी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता था और कॉपर का ही रिडक्शन होता था। इस दौरान क्या होता था? जो हमारा इम्प्योर कॉपर जिसमें जिंक मिला हुआ था, वो धीरे धीरे शुद्ध कॉपर के रूप में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है और इम्प्योरिटी नीचे एनोड के बैठ जाती, जिसे हम क्या कहते थे? एनोड मड। ऐसे रिएक्शन में कॉपर ही ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर ही रिड्यूस होता है। ये सब आपको क्लास में पढ़ाया गया था, हमने बल्कि कहानी सुनाई थी कि ओ नहीं आवें ओ नहीं जाएं, याद आया? तो भैया इसमें आंसर जो करेक्ट होगा, कैथोड जो लिया जाएगा
वो प्योर कापर का लिया जाएगा, और जो एनोड लिया जाएगा वो इम्प्योर कापर सैंपल होगा हमारा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। ओके, 43rd नंबर सवाल देखें, 43वां सवाल, 43 नंबर सवाल, 43rd नंबर। इसमें आप यही समझ लें, ये जो कंडक्टिविटी आप देख रहे हैं, कहीं ना मिलने वाला ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, तो ये किसके लिए है? ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भैया, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो धीरे धीरे टूटते टूटते एक नंबर ऑफ आयंस भी बहुत सारे आ जाते हैं, और आयनिक मोबिलिटी भी आयन की बढ़ती है। तो दो फैक्टर वहाँ वर्क करते हैं, एक तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, दूसरे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं डाइल्यूशन करने पर एकाएक। इस वजह से ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ फॉलो करते हैं, और इनको कभी भी आप यहाँ टच नहीं करा सकते वाई एक्सिस पर। यही कारण है कि इसका लैम्डा एम नॉट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस इक्वेशन से, हड्डी-बहकल इक्वेशन से आप निकाल नहीं सकते हैं। फिर बात इसमें ढूंढिए वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये साल्ट हैं और HCl हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखें, 44th नंबर सवाल। कह रहे हैं फॉर ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए बहुत लोग ये सवाल गलत किए होंगे 44 नंबर, क्योंकि दिमाग ना काम करा होगा उनका। हम कोई यूनिट नहीं पूछे, कहाँ ले जाके सवाल में यूनिट पूछे? डी-बे-हकल इक्वेशन में कांस्टेंट एक यूनिट पूछ बैठे हैं। अब जिनको इक्वेशन नहीं याद होगा तो निकाल ही नहीं सकते। इससे दो निशाने लगे एक ही तीर से। कह रहे साहब फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन का पावर हाफ, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ निगेटिव स्लोप द करेक्ट। भाई फार्मूला ये तो है ना, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए डॉट अंडर रूट सी। चाहे इसी को अंडर रूट सी कहें, चाहे लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी का पावर क्या कर दें? हाफ। बात तो एक ही हुआ। बोले इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y इक्वल टू सी माइनस एम डॉट एक्स, ये देखना y एक्सिस हुआ, ये x हुआ, और ये स्लोप हुआ। अब इसमें देखिए पूछ क्या रहे हैं हमसे, कह रहे द करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। अब इसमें स्लोप कौन है? स्लोप यही तो हुआ ना हमारा a। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा मेरे लाल, ये हुआ लैम्डा m, ये हुआ कंसंट्रेशन का पावर, ये हो गया हाफ, ये हो गया, ऐसे डाउन जाएगा। स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट देखिए पॉजिटिव है। ये जहाँ जाके टच करेगा अपनी तरफ से हम लोग मिलाते हैं, यही क्या कहलाता है? लैम्डा एम नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी स्लोप का, इसी ए का हमसे क्या पूछा जा रहा है? यूनिट पूछा जा रहा है। तो यूनिट निकालने के लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब भी हम उस चीज़ को इसलिए समझाएं ताकि आप अच्छे से जान लें। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये है लैम्डा एम, हम लैम्डा एम को इस तरफ ले जा रहे हैं और इसको पूरे को इस तरफ ले आ रहे हैं। ये हो जाएगा ए कंसंट्रेशन का पावर हाफ इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम के। अब इसमें से अगर आप घटाएंगे लैम्डा एम में से लैम्डा एम, तो लैम्डा एम ही तो आएगा, मोलर कंडक्टिविटी ही तो आएगी। और मोलर कंडक्टिविटी यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और यहाँ पर हो जाएगा ए अपान क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन का पावर हाफ। अब जरा यहाँ देखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपान हो जाएगा मोल लीटर, मोल पर लीटर। तो अब अगर यहाँ पावर हाफ लगा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा मोल का पावर हाफ और लीटर का पावर क्या हो जाएगा?
माइनस हाफ, बल्कि ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि मोल अपान लीटर है ना भैया। आप ऐसे देखिए, एक सेकंड, ये हो गया मोल अपान लीटर का पावर क्या है, हाफ है, ये तो है ना। जब लीटर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगा ना ये, ठीक है। अरे ऐसे चलिए ले लीजिए, मोल हुआ, मोल का पावर हाफ हुआ अपान लीटर का पावर हाफ हुआ, ठीक है। अब इसको आप कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, स्पष्ट। अब सीधे हो जाएगा, एक यूनिट निकालिए, ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल का पावर, ये पावर माइनस में जाएगा ऊपर, तो -1 और माइनस हाफ, -3/2 डॉट लीटर का पावर माइनस हाफ। स्पष्ट हुई बातें। अच्छा, पावर प्लस में जाएगा ना ये, तो ये ठीक है, पावर प्लस हो जाएगा। नीचे है ना बेटा ये जब ऊपर जाएगा तब भी वही होगा, क्योंकि ऊपर जाने जाना था इसको, ठीक। अब यहां पर जरा देखिए ध्यान से, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल का पावर -3/2, लीटर का पावर हाफ। इसमें ढूंढिए कोई इसमें आंसर मैच वैच कर रहा भैया, A B C D, ये पहला आंसर मैच कर जाएगा, क्लियर। पहला आंसर 44। 45 नंबर सवाल देखें। कह रहे द मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट A एंड B। इधर देखना, ये है A, ये है A, इसका देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये क्या हुआ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है वो B है। B क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो कह रहे देख करके बताओ कौन वीक है कौन स्ट्रांग। तो जो A है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, और जो B है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C। तो पेपर कोई बहुत टफ नहीं था बेटा, बिल्कुल आसान पेपर था, टेक्निकल था, और पहला पेपर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल बेसिक रहा होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें हमने थोड़े बढ़ा दिए थे, और ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी थे और वो करने लायक थे, आसान थे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें 45 में 45 भी करके आए हों, लेकिन हमें विश्वास है कि सब लोग 45 कर ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि सवाल इतना आसान था कि बहुत लोग वहाँ तक सोच भी नहीं पाए होंगे। ओके, थैंक यू।